नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम। एक भ्रम इस सरकार ने सालों से फैलाया है। प्रधानमंत्री ने एक कहानी आपको सुनाई है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की कहानी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विकसित भारत 2047। हर बजट भाषण में, हर ग्लोबल समिट में यही नैरेटिव दोहराया जाता है। लेकिन आज मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो इस भ्रम को, इल्यूजन को सेकंडों में तोड़ता है। ये चार्ट देखिए आप, पिछले कुछ दिनों से वायरल है। ये चार्ट मौजूदा सरकार के माथे पर कलंक से कम नहीं है, लेकिन कहानी सिर्फ इन आंकड़ों तक सीमित नहीं है। वो ब्लूप्रिंट भी मैं आपको बताने वाला हूं जिसने मोदी को अजय होने का एक इल्यूजन पैदा किया। लेकिन इस कहानी को, इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पिछले कुछ वक्त में आपके घर के आसपास अंडे की क्या कीमतें हैं? वैसे तो हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं, अंडे की क्या कीमतें हैं? जरूर कमेंट करके बताइए। 2026 में भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब $2,540। अभी भी वर्ल्ड बैंक का जो लोअर मिडिल इनकम है उसके दायरे में। लेकिन इसी दौरान वियतनाम, फिलीपींस और श्रीलंका, तुलनीय बराबर की अर्थव्यवस्थाएं, $4,500 से $4,900 तक पहुंचकर अपर मिडिल इनकम में दाखिल हो गए। भारत अभी भी उसी दहलीज के बाहर खड़ा है जहां ये तीनों देश 2018 से 2025 के बीच पहुंच गए, उसको क्रॉस कर दिया। और सबसे तीखा आंकड़ा, वियतनाम जो आकार में भारत का सिर्फ 8वां हिस्सा है, आज ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत से बहुत आगे निकल। तो सवाल ये नहीं है कि भारत बढ़ रहा है या नहीं, सवाल ये है कि ये ग्रोथ आपके परिवार की जेब तक पहुंच रही है या सिर्फ हेडलाइन तक। और अगर 15 सालों की ग्रोथ स्टोरी के बावजूद देश की बुनियादी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, तो सोचिए कि जब इस कमजोर नींव पर बाहर से कोई झटका आता है तो सबसे पहले किसकी हालत खराब होती है। आज ठीक यही हो रहा है। 17 जुलाई 2026 को स्टेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर से वॉर शुरू हुई। अमेरिका ईरान की एक बार फिर से जंग शुरू हुई और इस स्टोरी के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस वक्त इकोनॉमिक बंकर आपको बनाने की जरूरत है। लेकिन पहले इस भ्रम की जड़ में उतरते, क्योंकि जो कमजोरी आज उजागर हो रही है वो कल पैदा नहीं हुई। शुरुआत से समझते। 2007 में भारत ने वर्ल्ड बैंक की लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में एंट्री की। उसके बाद से 18 साल बीत चुके हैं और भारत का अपर मिडिल इनकम तक पहुंचने का कोई रिकॉर्ड अभी तक दर्ज नहीं हुआ। अब आप कंपेयर करिए, चीन को इसी सीढ़ी को पार करने में सिर्फ 13 साल लगे, 1997 से 2010 तक, वियतनाम को 16 साल, 2009 से 2025 तक, श्रीलंका को 21 साल, बांग्लादेश जो 2014 में इस कैटेगरी में दाखिल हुआ, महज 11 साल में उस रफ्तार पर वो पहुंचा जो भारत की 18 साल की सुस्ती से कहीं तेज है। यानी मौजूदा सरकार का निकम्मापन साफ जाहिर होता है। सिर्फ निकम्मापन नहीं, फर्जीवाड़ा भी। कैसे, ये भी देखिए आप। भारत की दशक दर दशक औसत वास्तविक जीडीपी ग्रोथ आप देखिए, 90 के दशक में 5.76%, 2000 के दशक में 6.32%, 2010 के दशक में 6.61%। हेडलाइन लगातार आपको नंबर दिखाते रहे, हर बजट भाषण में, हर निवेश सम्मेलन में इन्हीं आंकड़ों को दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ कहकर पेश किया गया। लेकिन 2020 के दशक में यही ग्रोथ गिरकर 5.58% पर आ गई। यानी जिस ग्रोथ इंजन का दावा किया गया वो खुद धीमा पड़ गया। ठीक उसी वक्त जब जंग और महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर में छिपा है। साल 2000 में वियतनाम का वैश्विक एक्सपोर्ट शेयर सिर्फ 0.2%, भारत के मुकाबले नगण्य है। लेकिन 2025-26 तक वियतनाम का शेयर 1.8% तक पहुंच गया, जबकि भारत का शेयर 1.7% पर आकर अटक गया। और 2020 के बाद से लगभग सपाट बना हुआ है। एक ऐसा देश जो आकार में भारत का 8वां हिस्सा है, आज मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में भारत को पीछे छोड़ चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मेक इन इंडिया और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसे नारों के बावजूद भारत की फैक्ट्रियां वैश्विक बाजार में वो जगह नहीं बना पाई जो एक असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने के लिए जरूरी थी। तो असली सच ये है, भारत का इकोनॉमिक बफर किसी जंग या संकट से पहले ही पतला था। हेडलाइन ग्रोथ बड़ी दिखती रही, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और आय वर्ग में बदलाव की रफ्तार, तीनों मोर्चों पर भारत अपने छोटे पड़ोसियों से पिछड़ता गया। अब इसी पतली नींव पर एक बाहरी झटका आता है और यही वो पल है
जहां भ्रम और हकीकत के बीच की दूरी सबसे साफ नजर आती है। 17 जुलाई की सुबह टीवी पर एक हेडलाइन चमकी, राहत की खबर, तेल की कीमतें ठंडी। लेकिन इस राहत की कहानी को समझने के लिए पहले क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। स्टेट ऑफ होर्मुज, जिससे दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है, महीनों तक यह अस्थिर रहा। 17 जून को वॉशिंगटन और तेहरान ने एक अस्थायी शांति समझौते पर दस्तखत किए और तेल की कीमतें युद्ध पूर्व स्तर पर लौटने लगी। लेकिन जुलाई के दूसरे हफ्ते में सब फिर टूट गया। 11 जुलाई को ईरान ने स्टेट को फिर बंद घोषित कर दिया। 12, 13, 14 जुलाई को अमेरिका ने हमलों की नई लहर भेजी और 14 जुलाई को ब्रेंट क्रूड बढ़कर $85.95 तक पहुंच गया, एक महीने का सबसे ऊंचा स्तर। फिर 15 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी 20% होर्मुज टोल फीस की मांग वापस ले ली और 17 जुलाई को ब्रेंट क्रूड ठंडा होकर $76.01 पर आ गया। 14 जुलाई के पीक से करीब 11% नीचे। हर चैनल यह बता रहा था आपको कि संकट टल गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन यही वो गैप है जो कोई मेन स्ट्रीम चैनल नहीं दिखाता। तेल भले ही ठंडा हुआ हो, 17 जुलाई की सुबह ही रुपया डॉलर के मुकाबले $96.43 पर कारोबार कर रहा है, इस साल के सबसे कमजोर स्तरों के आसपास। उसी दिन 24 कैरेट सोना 1,43,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है, रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब। और उसी दिन दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और मुंबई में 111 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ठीक वही कीमत जो 25 मई से 1 पैसा भी नहीं बदली, चाहे क्रूड ऊपर गया हो या नीचे। तेल की राहत सिर्फ स्क्रीन पर दिखी, आपकी जेब तक वो राहत नहीं पहुंची। अब समझिए क्यों। भारत अपनी तेल जरूरत का करीब 85% आयात कर रहा है। ये आंकड़े आप बार बार देख रहे हो। जून 2026 में भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 4.38% पर पहुंच गया, मई के 3.9% से सीधी छलांग और दिसंबर 24 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा। ब्लूमबर्ग के अपने डेटा के मुताबिक भारत का व्यापार घाटा मई जून में $30.4 बिलियन तक पहुंच गया, बाजार के अनुमान से कहीं ज्यादा। और इसी दबाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद सरकारी बैंकों से कहा कि वो अनिवासी यानी एनआरआई भारतीयों से डॉलर डिपॉजिट जुटाने की कोशिश तेज करें और आरबीआई उन बैंकों की हेजिंग कास्ट खुद सब्सिडाइज कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग कहती है कि इस स्पेशल डिपॉजिट प्रोग्राम से अब तक करीब $10 बिलियन का इनफ्लो आ चुका है। सोचिए अब जरा, थोड़ा सा टफ आपको लगा होगा, इसका मतलब क्या है? जब केंद्रीय बैंक खुद बैंकों की लागत उठाने को तैयार हो जाए ताकि डॉलर देश में आता रहे, तो ये सिर्फ सामान्य स्थिति का संकेत नहीं है, ये एक डिफेंस मोड का संकेत है। सरकार जानती है कि वो पतली नींव जो हमने पहले आपको बताई अब असली दबाव में है। तो असली कहानी ये है, जो भ्रम 15 सालों से बेचा गया वो सिर्फ अच्छे वक्त में टिका रहा। जैसे ही एक बाहरी झटका आया, वो नींव अपनी असली कमजोरी दिखाने लगी। और यही वो पल है जहां एक जिम्मेदार नागरिक को अपने परिवार के लिए खुद का बंकर बनाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब सरकार का अपना बफर पतला हो तो आपको अपना बफर मोटा करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि इस अस्थिरता से मुनाफा कौन कमा रहा है और नुकसान किसकी जेब से जा रहा है? जब बाजार गिरता है तो हर सेक्टर एक जैसा नहीं गिरता, और यही छिपा है असली खेल। 14 जुलाई के मार्केट डेटा को आप ध्यान से देखिए। निफ्टी रियलिटी सबसे ज्यादा गिरा 2% तक। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.8% नीचे। निफ्टी ऑटो 1.6% नीचे, क्योंकि महंगे कच्चे तेल का सीधा मतलब है गाड़ियों की मांग पर दबाव और इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी। निफ्टी बैंक 1.25% नीचे गया। लेकिन इसी दिन निफ्टी फार्मा 1% ऊपर गया। निफ्टी मेटल भी हरे निशान में बंद हुआ। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर डिफेंसिव माने जाते हैं। इनकी मांग जंग या मंदी के दौर में भी बनी रहती है, या ग्लोबल कमोडिटी साइकिल से इन्हें फायदा मिलता है। यही वो पैटर्न है जो हर बड़े संकट में दोहराता है। पैसा डर से नहीं भागता, पैसा सिर्फ जगह बदलता है। जो निवेशक इस पैटर्न को समझते हैं वो नुकसान से बच जाते हैं, जो नहीं समझते वो पैनिक में गलत समय पर गलत फैसला लेते। और एक और तबका है जो इस अस्थिरता से मुनाफा कमाता है, वो है सोना। गुड रिटर्न के डेटा के मुताबिक 14 जुलाई को 24 कैरेट सोना करीब 1,42,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और चांदी करीब 2,34,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर। आप याद रखिए कि इसी साल 2 मार्च को सोना अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर
69,349 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, जो सीधे मिडिल ईस्ट संकट और सेफ हेवन डिमांड की वजह से था। मोदी ने यह भी अपील की थी कि सोना मत खरीदो। इस पूरे सिस्टम में असली सच यह है, जब जंग, तेल और करेंसी की अस्थिरता आपस में जुड़ती है तो एक पूरा रिस्क इकोनॉमी बन जाता है, जहां संस्थागत निवेशक और बड़े ट्रेडर्स इस उतार चढ़ाव को पहले से भांप लेते हैं और अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, और आम मिडिल क्लास, आपके जैसे लोग सबसे आखिर में सबसे महंगी कीमत पर ये खबर टीवी पे देखता है। यही वो गैप है जिसे बंद करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ठहरिए आप, ये पूरा डर जायज है या हम भी उसी पैनिक का हिस्सा बन रहे हैं जिससे बचने की बात कर रहे हैं? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सच ये है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, हर एक हफ्ते के एस्केलेशन साइकिल में एक्स्ट्रा झटका सहती है, भले ही आखिरकार शांति लौट आए। यही वजह है कि बंकर बनाने की बात सिर्फ पैनिक नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक तैयारी है। ठीक वैसे ही जैसे बरसात आने से पहले छत ठीक कराई जाती है, भले ही तूफान आए या ना आए। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके लिए आप यहाँ तक टिके रहे और आपने ये देखा, इकोनॉमिक बंकर की। मैं यहाँ कोई स्टॉक टिप या आज ही ये खरीद लो वाली सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल भविष्यवाणियां तो करता नहीं है। हम डेटा दिखाते हैं और फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। तो असली फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो 4 सिद्धांत हर वित्तीय संकट में इतिहास में बार बार सही साबित हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सिद्धांत तो यह है कि इमरजेंसी बफर, जब महंगाई और अनिश्चितता एक साथ बढ़ें तो सबसे पहला काम यह है कि अपने जरूरी खर्चों का हिसाब लगाएं और एक नगद आपातकालीन भंडार तैयार रखें, जिस तक आप बिना नुकसान उठाए तुरंत पहुंच सकें। ये कोई निवेश नहीं है, ये एक सुरक्षा दीवार है। दूसरा सिद्धांत, डेट को हल्का करना। ब्याज दरें अनिश्चित माहौल में ऊपर जाने का दबाव झेलती हैं। जिस भी हाई इंटरेस्ट कर्ज को आप जल्दी चुका सकते हैं उसे प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि महंगाई के दौर में कर्ज का बोझ आपकी बचत क्षमता को सबसे तेजी से खा जाता है। तीसरा सिद्धांत, विविधीकरण, न कि सिर्फ सोना। भारतीय परिवारों का सोने से लगाव सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक इन्फ्लेशन हेज रहा है और इतिहास इस बात की गवाही भी देता है। लेकिन सब कुछ सोने में डालना भी उतना ही जोखिम भरा है जितना कुछ भी सोने में न रखना। असली सुरक्षा डाइवर्सिटी में है। अपनी मौजूदा एसेट एलोकेशन को समझना और सिर्फ खबर देखकर घबराकर फैसले न लेना। चौथा और सबसे जरूरी सिद्धांत, पैनिक में फैसले मत लीजिए। हर बड़े बाजार गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो सबसे नीचे डरकर बेचते हैं और सबसे ऊपर लालच में खरीदते हैं। याद रखिए कि जब सरकार, आरबीआई और बड़े बैंक खुद अपने अपने बंकर बना रहे हैं, डॉलर जुटाकर, हेजिंग सब्सिडी देकर, ब्याज दरों पर नजर रखकर, तो एक जिम्मेदार नागरिक और परिवार के मुखिया के तौर पर आपका काम है अपने घर का बंकर तैयार करना। ये डर की बात नहीं, तैयारी की बात है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आदमी हो तो फिर तो जरूर बंकर बनाना चाहिए। तो क्या आपका इकोनॉमिक बंकर तैयार है या आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि तूफान आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचा? जरूर कमेंट करके बताइए। अगर ये ब्रेकडाउन आपको सही लगा हो तो कुछ लोगों तक और भी पहुंचाइए। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।